गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, कल मैंने आपको लास्ट में एक न्यूमेरिकल कराया था डाल्टन के आंशिक दाब के नियम पर आधारित। बायल नियम और चार्ल्स नियम और गैसीय समीकरण की जो उपयोगिता है उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल होंगे मैं थोड़ा सा ही बाद में बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको अगला टॉपिक बता रहा हूँ। देखिए अगला टॉपिक दे रखा है ग्राहम का विसरण नियम। देखिए ग्राहम का विसरण नियम, ग्राहम का विसरण नियम। अब देखिए ग्राहम का विसरण नियम क्या है। इसमें एक शब्द आ रहा है विसरण। विसरण होता क्या है, जितनी भी गैसें होती हैं, गैसें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर स्वतः क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। और गैसों का हमेशा स्वतः ही उच्च दाब से निम्न दाब की ओर स्वतः ही प्रवाहित होना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। इसी को सापेक्ष मानकर ग्राहम ने क्या दिया है, विसरण नियम। अब ग्राहम का विसरण नियम क्या कहता है कि समान ताप और दाब पर, ठीक है, समान ताप और दाब पर सभी गैसों की समान परिस्थितियों में, समान ताप और दाब पर सभी गैसों की समान परिस्थितियों में गैसों के विसरण की दर, गैसों के विसरण की दर गैसों के घनत्व के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोबारा सुनिए, नियम क्या कहता है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों की समान परिस्थितियों में गैसों के विसरण या निस्सरण की दर गैसों के घनत्व के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि निस्सरण क्या होता है, वो चीज़ मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। देखिए ये तो नियम हो गया। माना कि गैसों के विसरण की दर, विसरण की दर क्या मान ली मैंने, R1 एवं R2 है, ठीक है। और घनत्व क्या मान लिया है मैंने, घनत्व मान लिया है D1 एंड D2। तो नियम क्या कहता है कि गैसों के विसरण की दर R1 व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, अंडर रूट D1, R2 व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, अंडर रूट D2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। जो समीकरण नंबर 1 है उसमें समीकरण नंबर 2 का भाग लगा दो, तो समीकरण 1 भाग समीकरण 2, तो अपने पास क्या आ जाएगा बताइए, R1 बटे R2 बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट D2 बटे D1, क्या आ जाएगा, अंडर रूट D2 बटे D1। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम ये जानते हैं कि जो, ठीक है, अनुभार जो होता है, अनुभार को कैपिटल, अनुभार बराबर 2 गुणा क्या होता है, घनत्व, ठीक है। तो यदि मैं घनत्व निकालूँ तो क्या आ जाएगा, D बराबर क्या आ जाएगा, m/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, m/2। इसी तरीके से, ठीक है, यहाँ से यदि मैं विसरण की दर निकालूं, ठीक है, तो R1 बटे R2 क्या आ जाएगा, अंडर रूट, इसका मान यदि मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है, क्या आ जाएगा बताओ, अंडर रूट, देखिए m2/2 अपॉन अंडर रूट m1 बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या आ गया, अंडर रूट R1 बटे R2 बराबर अंडर रूट m2 बटे m1, ठीक है। अब देखिए यदि मैं ये जो अपने पास गैसें विसरित हो रही हैं इनकी यदि विसरण की दर निकालूं तो गैसों के विसरण की दर, गैसों के विसरण की दर, गैसों का जो विसरण होता है, विसरण की जो दर होती है, इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है विसरित गैस का आयतन, विसरित गैस का आयतन बटे
विस्तरण में लगा समय बटे विस्तरण में लगा समय बटे विस्तरण में लगा समय। ठीक है, विस्तरण की दर आर है, वॉल्यूम क्या है बी, टाइम क्या मान लिया मैंने टी। यदि वॉल्यूम क्या कर देता हम वॉल्यूम को, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यदि मैंने आयतन को क्या मान लिया स्थिर, यदि आयतन कैसा हो स्थिर हो तो आर व्युत्क्रमानुपाती क्या आ जाएगा 1/t। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या R1/R2 बराबर क्या आ जाएगा T2/T1। तो देखिए ग्राम का जो विस्तरण नियम है इसका रिजल्टेंट फॉर्मूला यदि मैं लिखूं तो ये आपको आना चाहिए, विस्तरण की दर R1/R2 बराबर क्या आ जाएगा T2/T1 अंडर रूट M2/M1 अंडर रूट D2/D1। ये क्या होता है, गैसों के विस्तरण की दर को ज्ञात करने का फॉर्मूला, किसके अकॉर्डिंग, ग्राम के विस्तरण नियम के अकॉर्डिंग। अब देखिए एक पॉइंट और आप देखें, एक टॉपिक रह गया था निस्सरण, एक नाम आ रहा था। निस्सरण क्या होता है, इफ्यूजन कहते हैं इंग्लिश में, इफ्यूजन। ये होता क्या है, कोई भी जो गैस है उसको यदि एक छोटे से छिद्र में से होकर क्या कर दें, प्रवाहित कर दें। किसी भी गैस को एक छोटे से छिद्र में से होकर प्रवाहित करना क्या कहलाता है, निस्सरण कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, इसका एक एग्जाम्पल क्या है कि जो टायर होता है, टायर के अंदर क्या होता है ट्यूब, और ट्यूब में जब पंचर लगता है तो उसके अंदर छोटा सा छिद्र हो जाता है, और छिद्र में से जो हवा होती है वो क्या होती है, बाहर निकलती है। उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, निस्सरण। मैंने क्या बताया, कोई टायर है, टायर के अंदर क्या होता है, ट्यूब होता है, क्या होता है, ट्यूब होता है, और ट्यूब में जब पंचर लगता है तो उसके अंदर एक छोटा सा छिद्र हो जाता है, और छोटे से छिद्र में से जो हवा बाहर निकलती है उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, निस्सरण। विस्तरण क्या होती है कि जो गैसें होती है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर स्वतः क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं, उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, विस्तरण। क्लियर, ये समझ में आ गया। इस पर आधारित भी कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हम बात करते हैं गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। अब देखिए गैसों का अणुगतिक सिद्धांत क्या है। देखिए गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। गैसों का अणुगतिक सिद्धांत इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। ठीक है, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। गैसों का जो अणुगतिक सिद्धांत था, ठीक है, इसको देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो दो थे। इस सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्लाउसियस एवं क्रॉनिंग। एक नाम और आता है बोल्टजमैन। ये तीन वैज्ञानिकों ने क्या दिया था, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत दिया था। अब गैसों का जो अणुगतिक सिद्धांत है, क्लाउसियस और क्रॉनिंग एवं तीसरा वैज्ञानिक कौन था, बोल्टजमान। इसने गैसों का अणुगतिक सिद्धांत दिया था। और गैसों का जो अणुगतिक सिद्धांत होता है आदर्श गैसों पर आधारित होता है, लेकिन इस सिद्धांत से हम रियल गैसों की भी व्याख्या करते हैं। अब देखिए सिद्धांत की क्या क्या अवधारणाएं होती हैं। इस सिद्धांत की क्या क्या अवधारणाएं होती हैं, इस सिद्धांत की क्या क्या अवधारणाएं होती हैं, क्या क्या पोस्टुलेट्स होती हैं, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए
ये कोई बंद पात्र है जिसके अंदर माना कि ये गैसें प्रेजेंट हैं। इस तरीके से गैसें भरी हुई हैं, ठीक है, इस तरीके से गैसें भरी हुई हैं। ये कोई गैस हैं, रियल गैसेस हो सकती हैं, कोई हाइड्रोजन हो सकती है, हीलियम हो सकती है, N2 हो सकती है, O2 हो सकती है। आप देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है, इसकी पहली जो अवधारणा है वो क्या कहती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक गैस का निर्माण जिन सूक्ष्म कणों से होता है, ये जो प्रत्येक गैस है, प्रत्येक गैस का निर्माण जिन सूक्ष्म कणों से होता है उन्हें क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्येक गैस का निर्माण जिन सूक्ष्म कणों से होता है उन्हें क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, पहली बात ये हो गई। सेकंड जो अवधारणा है वो क्या कहती है कि ये जो पर्टिकुलर गैस है जिसको मैं गोले बंद कर रहा हूं, इस गैसीय अणु का जो गैसीय अणु का जो आयतन होता है, इस गैस का जो आयतन है, इन गैस के कुल आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। पर्टिकुलर एक गैस, प्रत्येक गैस का जो आयतन होता है गैस के कुल आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। जो गैसीय मिश्रण है इस पूरे का कुल आयतन होगा और एक पर्टिकुलर गैस का आयतन होगा। तो भी क्या करिए कि प्रत्येक गैस के अणु का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। तीसरी इसकी अवधारणा क्या कहती है, तीसरी अवधारणा कहती है कि ये जितने भी गैसीय अणु होते हैं, जितने भी गैसीय अणु होते हैं, ये किसी बंद पात्र के अंदर अनियमित रूप से गति करते हैं, अनियमित रूप से गति करते हैं। ये इस डायरेक्शन में गति करता है, ये इस डायरेक्शन में गति करता है, ये इस डायरेक्शन में गति करता है, इस तरीके से अनियमित रूप से गति होती है। अब अनियमित रूप से गति क्यों होती है, यदि गैसीय जो अणु हैं यदि सीधी रेखा में चलें तो गैस के अन्य अणुओं के साथ क्या करते हैं, टक्कर करते हैं, इसलिए इनकी गति कैसी होती है, अनियमित होती है। यूँ कह सकते हैं गैस के अणु एक अनियमित टेढ़े मेढ़े पथ में क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो गैस के अणु होते हैं, अगली जो पॉस्टुलेट्स है, गैस के ये जो अणु दिखाई दे रहे हैं अपने पास, जितनी भी गैसीय अणु होते हैं, गैसीय अणुओं की जो टक्करें होती हैं वो प्रत्यास्थ टक्करें होती हैं। प्रत्यास्थ टक्करें क्यों होती हैं, जब ये गैसीय अणु एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो टकराने के दौरान की गतिज ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। गैसीय अणुओं के मध्य होने वाली जो टक्करें होती हैं वो कैसी होती हैं, प्रत्यास्थ होती हैं। प्रत्यास्थ क्यों होती हैं कि जब ये गैसीय अणु इनके साथ टकराते हैं, इस तरीके से टकरा रहे हैं, तो टकराने के दौरान इनकी गतिज ऊर्जा के मान में कोई चेंज नहीं होता है। अगली क्या है, ये देखिए आगे देखिए, ये जो प्रत्येक गैस के अणु दे रखे हैं, ठीक है, प्रत्येक गैस के अणुओं का जो दाब होता है, ठीक है, प्रत्येक गैस के अणुओं का दाब गैसीय अणुओं के पात्र की दीवारों से टकराने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। मैं क्या कह रहा हूं, ये कि जो गैस के अणु हैं किससे टकरा रहे हैं, पात्र की दीवारों से टकरा रहे हैं। प्रत्येक गैस के अणु का दाब गैसीय अणुओं के टकराने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। क्लियर। आगे इसकी अवधारणा क्या कहती है कि गैस के जितने भी अणु होते हैं इन पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव होता है वो कैसा होता है, नगण्य होता है। अगली इसकी जो अवधारणा होती है वो क्या कहती है कि ये जितने भी गैसीय अणु होते हैं, इन गैसीय अणुओं की गतिज ऊर्जा परमताप के क्या होती है, समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, परमताप के समानुपाती होती है। अगली इसकी अवधारणा क्या होती है कि ये जो गैसीय अणु इसके अंदर प्रेजेंट हैं, इन गैसीय अणुओं के मध्य लगने वाले जो अंतराणुक आकर्षण बल होते हैं वो कैसे होते हैं, नगण्य होते हैं। इनके मध्य कोई आकर्षण बल नहीं लगते, सब कैसे होते हैं, नगण्य होते हैं। गैसीय अणुओं के लगने वाले जो अंतराणुक आकर्षण बल होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नगण्य होते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या क्या अवधारणा बताएं। इसकी पहली अवधारणा क्या थी कि प्रत्येक गैस के अणु जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर पहली जो अवधारणा थी, प्रत्येक गैस जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है उन्हें क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक गैस जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है उन्हें क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। दूसरी अवधारणा क्या थी कि प्रत्येक गैस के अणु का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। तीसरी जो अवधारणा थी कि गैसीय अणुओं के में लगने वाले अंतराणुक आकर्षण बल कैसे होते हैं, नगण्य होते हैं।
चौथी अवधारणा क्या थी कि गैसीय अणुओं के मध्य होने वाली जो टक्करें होती हैं वो कैसी होती हैं, प्रत्यास्थ होती हैं, क्योंकि गैसीय अणुओं के टकराने के दौरान इनकी गतिज ऊर्जा के मान में कोई चेंज नहीं होता। अगली क्या थी कि गैस के अणु किसी बंद पात्र में अनियमित रूप से क्या करते हैं, टेढ़े मेढ़े पथ में गति करते हैं। अगली जो अवधारणा थी वो क्या थी कि गैस के अणुओं का दाब गैस के अणुओं की पात की दीवारों से टकराने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। अगली इसकी जो अवधारणा थी कि जो गैस के अणु होते हैं उन पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जो कह सकते हैं कि गैसीय अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नगण्य होता है। अगली अवधारणा क्या थी कि गैसीय अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, परमताप के समानुपाती होती है। क्लियर? ये तो गैसों की अणुगत सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं थी जो मैंने आपको बता दी। अब मैं आगे आपसे बात करता हूं कि गैस अणुगतिक समीकरण, गैसों की अणुगतिक समीकरण क्या होती है। देखिए, गैसों के अणुगतिक समीकरण, देखिए गैसों की जो अणुगतिक समीकरण होती है वो क्या होती है। गैसों की जो अणुगतिक समीकरण है इसको देने वाले वैज्ञानिक कौन, क्लाउसियस, क्रॉनिंग और बोल्ट्जमैन थे। इन्होंने गैसों की अणुगतिक समीकरण को दिया था। और गैसों की जो अणुगतिक समीकरण होती है वो क्या होती है, वो होती PV बराबर 1/3 MnU²। ये गैसों की अणुगतिक समीकरण होते हैं, PV बराबर 1/3 MnU²। अब इसमें हम बात करते हैं कि P क्या है। P होता है गैस का दाब, गैसों का दाब, ठीक है, गैस का दाब होता है। B क्या होता है, गैस का आयतन, गैसों का आयतन। स्मॉल m क्या होता है, गैसों का द्रव्यमान, मास ऑफ गैसेस। स्मॉल n क्या होता है, गैस के अणुओं की संख्या, गैस के अणुओं की संख्या, गैस के अणुओं की संख्या, ठीक है। और U क्या होता है, वर्ग माद मूल वेग। U क्या होता है, वर्ग माद मूल वेग। क्या होता है, वर्ग माद मूल वेग। U को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है URMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 3RT/m या 1.7 √RT/m, ठीक है। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। R क्या होता है, आपको पता है, R होता है गैस स्थिरांक। इसमें R होता है गैस स्थिरांक जिसका मान निश्चित होता है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। T क्या होता है, टेम्परेचर, ताप होता है। और M क्या होता है, गैस का अणुभार या गैस का मूल द्रव्यमान, गैस का अणुभार या गैस का मूल द्रव्यमान होता है, ठीक है। ये तो बात होगी अपने पास क्या, गैसों की अणुगतिक समीकरण, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैसों की जो औसत गति, गैसीय अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा होती है और परमताप होता है उसके मध्य क्या रिलेशन होता है। देखिए, औसत गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा एवं परमताप के मध्य संबंध, परमताप के मध्य संबंध। देखिए, ये जो रिलेशन होता है फिजिक्स में डेराइव किया जाता है, केमिस्ट्री में डेराइव नहीं कर रखा है। केवल मैं इसके 3 समीकरण बताऊंगा जो आपको आनी चाहिए। इस रिलेशन को फिजिक्स में डेराइव कर रखा है, यहाँ डेराइव नहीं कर रखा है, ठीक है। तो मैं सीधे आपको बता रहा हूँ। देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए पहले मैं केस बताऊंगा। पहला पॉइंट, एक अणु के औसत गतिज ऊर्जा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है।
या 1 मॉलिक्यूल, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 3/2 kT, 3/2 kT। इसमें के क्या होता है, के होता है वोल्टेज मान स्थिरांक, के होता है वोल्टेज मान स्थिरांक, ठीक है। और के को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, के बराबर होता है R/Na। इस मान को जब सॉल्व करते हैं तो के का मान आता है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। कितना आता है, जूल प्रति केल्विन। और टी क्या होता है, यहाँ टी होता है अपने पास ताप, टी क्या है, ताप, टी क्या होता है, टेम्परेचर, टी क्या होता है, ताप। अब हम बात करते हैं सेकंड, हम बात करते हैं, देखिए n मोल गैसीय अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा, 3/2 nRT, n मोल, किसकी बात कर रहे हैं, n मोल की, ठीक है। तीसरा क्या दे रखा है, 1 मोल, 1 मोल के लिए क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, 1 मोल के लिए आ जाएगी के बराबर, बताइए मान दिया, एन का मान कितना रख दिया मैंने, 1, एन बराबर कितना मान लिया मैंने, 1, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी 3/2 RT। तो ये अपने को कुछ फॉर्मूले ध्यान रखने, क्योंकि इन फॉर्मूलों पर आधारित भी कुछ न्यूमेरिकल होते हैं जो इन फॉर्मूलों से सॉल्व किए जाते हैं। एन मोल गैसीय अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का मान 3/2 nRT होता है, 1 मोल गैसीय अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का मान कितना हो, 3/2 RT होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है आदर्श गैसों से नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो दे रखा है आदर्श गैसों के व्यवहार से विचलन, ठीक है। देखिए टॉपिक दोस्तों, गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन। देखिए गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन, इंग्लिश में कहते हैं डेविएशन ऑफ गैसेज फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब देखिए ये टॉपिक था गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन। अब देखिए कि जो रियल गैसेज होती हैं आदर्श व्यवहार से किस तरीके से विचलन शो करती हैं। तो देखिए मैंने पीछे आपको बताया था कि गैसें दो प्रकार की होती हैं। गैसें कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहली गैस कौन सी होती है, देखिए पहली जो गैस होती हैं वो होती हैं आदर्श गैस। और आदर्श गैस कौन सी गैसें होती हैं, देखिए आदर्श गैस वो गैसें होती हैं, आइडियल गैस वो गैसें होती हैं जो प्रत्येक ताप और दाब पर आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं। पीवी बराबर एनआरटी का क्या करती हैं, पालन करती हैं। वो क्या होती हैं, आदर्श गैस होती हैं। और दूसरी मैंने आपको बताई थी वास्तविक गैस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल गैस। क्या कहते हैं, रियल गैस, वास्तविक गैस। वास्तविक गैसें भी कौन सी गैसें होती हैं, जो आदर्श गैस समीकरण का फॉलो नहीं करती, जो आदर्श गैस समीकरण का फॉलो नहीं करते हैं, केवल वान डेर वाल गैस समीकरण का फॉलो करते हैं, वो क्या होती हैं, रियल गैसेज होती हैं। लेकिन देखिए ये कुछ रियल गैसेज होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये कोई रियल गैसेज होती हैं, जैसे हाइड्रोजन दे रखा है, ठीक है,
ऑक्सीजन दे रखा है, N2 दे रखा है, Cl2 दे रखा है, CH4 दे रखा है आदि। ये क्या है, रियल गैसेज होती है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि प्रकृति में कोई भी गैस पूर्ण रूप से आइडियल नहीं होती, कोई भी गैस पूर्ण रूप से आइडियल नहीं होती है। केवल दो ही परिस्थितियों में ये जो रियल गैसेज होती हैं, केवल दो ही परिस्थितियों में, पहली परिस्थिति क्या थी, टेम्परेचर को क्या कर दूं मैं, बढ़ा दूं, और प्रेशर को क्या कर दूं, घटा दूं। ये जो कंडीशन होती है, टेम्परेचर को बढ़ा दूं, प्रेशर को घटा दूं, तो ये जो रियल गैसेज होती हैं किसका काम करती हैं, आइडियल गैस का काम करती हैं। क्लियर? आपको पता लग गया कि वे गैसेज जो प्रत्येक ताप और दाब पर आइडियल गैस समीकरण का अनुसरण करती हैं और वे करती हैं, वो क्या होती हैं, आदर्श गैस होती हैं। और वे गैसें जो प्रत्येक ताप और दाब पर आइडियल गैस समीकरण का फॉलो नहीं करती हैं, वो क्या होती हैं, रियल गैसेज होती हैं। लेकिन प्रकृति में कोई भी गैस क्या नहीं होती, आइडियल नहीं होती। केवल ये दो परिस्थितियां होती हैं, दो परिस्थितियों में ये जो रियल गैसेज आपको दिखाई दे रही हैं, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, N2 हो, Cl2 हो, CH4, कोई भी जो गैसेज हैं, यदि इनका टेम्परेचर क्या कर दूं मैं, बढ़ा दूं, और प्रेशर को क्या कर दूं, तो ये जो रियल गैसेज होती है किसका काम करती हैं, किसकी भांति कार्य करती हैं, आदर्श गैसों की भांति कार्य करती हैं। हमने पीछे एक ग्राफ पढ़ा था, देखिए ग्राफ क्या था, ये ग्राफ था अपने पास बॉयल नियम से, देखिए बॉयल नियम से हमने ग्राफ पढ़ा था। देखिए ग्राफ किस किस के मन था, प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम, ये था। देखो अच्छी तरह समझना, देखिए ये गैसों का क्या है, आयतन, और ये क्या है, प्रेशर। अब देखिए मैं दो तरीके के वक्र बना रहा हूं, एक तो ये डॉटेड रेखा ड्रॉ किया जा रहा वक्र है, ये जो गैसें हैं ये आइडियल गैस है। कौन सी गैस है, आइडियल गैस। ये कौन सी गैस है, आइडियल गैस। और एक मैं बिल्कुल डार्क लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो गैसें होती है ये कौन सी होती हैं, रियल गैस। ये कौन सी गैस होती है, रियल गैस। अब देखिए इधर, ये देखें आप इस कंडीशन को, देखो इधर तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इधर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो देखिए लगभग ये जो अपने पास कंडीशन दिखाई दे रही है, इसको थोड़ा सा और मैं इस तरीके ड्रॉ कर देता हूं। ये जो कंडीशन है आपको, ये तो आइडियल गैस है। जैसे ही आपने इस रियल गैस का प्रेशर कम किया है, तो ये जो रियल गैस है ये प्रेशर तो नीचे क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो माना कि ये इसका न्यूनतम दाब दे रखा है P1, और ये भी इसका क्या दे रखा है, न्यूनतम दाब क्या दे रखा है, P1। ये क्या है, न्यूनतम दाब P1 कंडीशन पर जो रियल गैसेज हैं उनका जो बिहेवियर है किसके समान है, आइडियल गैसों की तरह होता है। तो मैंने क्या बताया था, प्रेशर को क्या कर दूं मैं, कम कर दूं। लेकिन ये जो वक्र होता है तब खींचा जाता है जब टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है उस पर खींचे गए जो वक्र होते हैं उनका क्या नाम होता है, समतापीय वक्र। क्या कहते हैं उनको, समतापीय वक्र। इंग्लिश में कहते हैं आइसोथर्मल कर्व। क्या कहते हैं इनको, आइसोथर्मल कर्व। क्या कहते हैं, आइसोथर्मल कर्व। तो क्लियर, इस ग्राफ में क्लियर मालूम पड़ रहा है कि जब प्रेशर क्या होता है, कम होता है, प्रेशर क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर को तो कांस्टेंट कर रखा, टेम्परेचर ड्रॉ नहीं हो रहा। प्रेशर को जब हम कम करते हैं तो जो रियल गैसें होती है किसका काम करती हैं, रियल जो गैसेज होती है किसके समान अपना बिहेवियर शो करती है, आइडियल गैसों के समान बिहेवियर शो करती है। तो ऊपर मैंने क्या बताया कि रियल गैसों के टेम्परेचर को बढ़ा दूं और प्रेशर को कम कर दूं, तो जो रियल गैसें होती हैं इनकी जो नेचर होती है किसके समान हो जाती है, आइडियल गैसों के समान हो जाती है। किसके समान हो जाती है, आइडियल गैसों के समान हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये जो रियल गैसें हैं, ठीक है, ये आदर्श व्यवहार से विचलन का जो मेन कारण होता है उसकी व्याख्या, ठीक है, आदर्श व्यवहार से विचलन का जो मेन कारण होता है इसकी व्याख्या हम एक नेक्स्ट टर्म से यूज लेते हैं जिसका नाम होता है संपीड़ितता गुणांक। देखिए संपीड़ितता गुणांक से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, संपीड़ितता गुणांक देखिए, संपीड़ितता गुणांक देखिए
इसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। संपीड़ितता गुणांक, कौन सा गुणांक? संपीड़ितता गुणांक। ये कंप्रेसिबिलिटी जो फैक्टर होता है ये एक्चुअलिटी में होता क्या है? हम ये जानते हैं पीवी बराबर एनआरटी। ये क्या है? आइडियल गैस समीकरण, ठीक है। पीबी अपॉन एनआरटी का जो अनुपात होता है वो संपीड़ितता गुणांक के बराबर होता है, और संपीड़ितता गुणांक को जेड से दर्शाते, किस दर्शाते हैं? जेड से। किस दर्शाते हैं? जेड से। अब देखिए ये जो संपीड़ितता गुणांक होता है, संपीड़ितता गुणांक का मान आइडियल गैसों के लिए, देखिए ये जो संपीड़ितता गुणांक होता है आइडियल गैसों के लिए, संपीड़ितता गुणांक का जो मान होता है वो कितना होता है? हमेशा 1 होता है। लेकिन कुछ जो रियल गैसेज हैं, जो वास्तविक गैसें हैं, कुछ गैसें ऐसी होती हैं कि जिनके लिए संपीड़ितता गुणांक का जो मान है, संपीड़ितता गुणांक का जो मान होता है वो 1 से ज्यादा होता है, और कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिनकी संपीड़ितता गुणांक का मान 1 से क्या होता है? कम होता है। अब देखिए जिन गैसों के लिए संपीड़ितता गुणांक का मान 1 से अधिक होता है वो गैसें इनके व्यवहार से पॉजिटिव डेविएशन दर्शाती हैं, धनात्मक विचलन दर्शाती हैं। पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन दर्शाती हैं। ऐसी कौन कौन सी गैसें होती हैं? 2 होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। और कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जिनके लिए संपीड़ितता गुणांक का मान 1 से कम होता है, वो क्या दर्शाती हैं? नेगेटिव विचलन, नेगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन। ऐसी बहुत सारी गैसेज होती हैं। कौन कौन सी होती है? N2 होती है, CO2 होती है, CH4 होती है, ETC, ठीक है, आदि। अब देखिए आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये गैसें धनात्मक विचलन दर्शा रही हैं, ऋणात्मक विचलन दर्शा रही हैं? तो देखिए इसको भी हम एक ग्राफ से स्पष्ट करते हैं। ग्राफ जो खींचा जाता है संपीड़ितता गुणांक और गैसों के दाब के मध्य खींचा जाता है। यहाँ गैसों का दाब है, ठीक है, और यहाँ क्या दे रखा है? संपीड़ितता गुणांक जेड। और ये जितनी भी रियल गैसें हैं उनमें ये कौन सी गैस दे रखी है अपने पास? आइडियल गैस। और जो आइडियल गैसेज होती हैं उनके लिए संपीड़ितता गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। ये कौन सी गैसेज होती हैं? आइडियल गैसेज। कौन सी होती हैं? आइडियल गैसेज, ठीक है। कौन सी गैसेज होती हैं? आइडियल गैसेज होती हैं। अब देखिए कुछ गैसें तो ऐसी होती हैं जो धनात्मक विचलन ड्रॉ करती हैं। देखिए ये अपने पास हाइड्रोजन दे रखी है, ये अपने पास हीलियम दे रखी है, ठीक है। कुछ गैसें ऐसी होती हैं, इधर प्रेशर देखिए, कुछ गैसें ऐसी होती हैं पहले नेगेटिव विचलन शो करती हैं, देन आफ्टर देखिए इस तरीके से, इस तरीके से। ये माना कि अपने पास N2 है, ये दे रखी है CO2 और ये दे रखी है CH4। देखिए इधर अब आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। ये अपने पास संपीड़ितता गुणांक है, ठीक है। अब देखिए जब आप प्रेशर का मान बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेकिन ये जो वक्र है इसमें टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो कुछ जो गैसें हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही हैं, कुछ गैसें ऐसी जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रही हैं। देखिए इधर तो अपने पास दाब दे रखा है, माना कि ये 100 वायुमंडल दे रखा है, 200 वायुमंडल दे रखा है, इसमें दे रखा है ये एटमॉस्फेयर में, किसमें दे रखा है? एटमॉस्फेयर के अंदर, वायुमंडल में दे रखा है, ठीक है। ऊपर कैसा है? जेड का मान पॉजिटिव, ये कितना हो गया? माना कि 1.5 हो गया, यहाँ कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, नीचे घटेगा, ठीक है। 1 में से घटाते जाओ, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 0.5, ठीक है। कितना हो गया?
0.5, यहाँ कितना रह जाएगा अपने पास 0, इस तरीके से। अब देखिए ये वैल्यू तो कैसे हो गई नेगेटिव, ऊपर वाली वैल्यू कैसे हो पॉजिटिव। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि अब देखिए ये जो N2 है, यहाँ कंडीशन देखो, जब आप प्रेशर के मान को इधर क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। माना कि इस पॉइंट पे देखें आप, इस पॉइंट पर क्या है कि जो N2 गैसेज होती हैं, इस स्थिति में क्या होती है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, इस स्थिति में क्या होती है कि जो N2 गैस होती है, इसका जो बिहेवियर होता है किसके समान होता है, आइडियल गैस के समान होता है स्टार्टिंग में न्यूनतम दाब पर। लेकिन जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं, विचलन अधिक मात्रा में हो रहा है। विचलन क्या हो रहा है, अधिक मात्रा में हो रहा है। निम्न दाब पर कोई भी जो गैस है उसका बिहेवियर कैसा, आइडियल गैस समान है। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव विचलन, देन आफ्टर पॉजिटिव विचलन। क्लियर? तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि जिन गैसों के लिए संपीड़ित गुणांक का मान 1 से ज्यादा होता है वो धनात्मक विचलन दर्शाती हैं। कौन कौन सी गैसें होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं। और जिन गैसों के लिए संपीड़ित गुणांक का मान 1 से कम होता है वो कौन सा विचलन दर्शाती हैं, ऋणात्मक विचलन दर्शाती हैं। लेकिन कोई भी जो रियल गैसेज होती है न्यूनतम दाब पर किसकी भांति कार्य करती है, वो आइडियल गैसों की भांति कार्य करती है। कंडीशन क्या है, न्यूनतम दाब और अधिक टेम्परेचर। यदि केस उल्टा कर दें, केस उल्टा कर दें, दाब को क्या कर दें, बढ़ा दें, टेम्परेचर को क्या कर दें, घटा दें, तो कोई भी जो गैसीय अणु होगा, कोई भी जो गैसीय अणु होगा एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पाएगा। और नजदीक नहीं आ पाएगा तो लगने वाले जो अंतराणुक आकर्षण बल होंगे वो कैसे हो जाएंगे, ठीक है, नेग्लिजिबल हो जाएंगे, ठीक, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन गैसेज होती है उसका अलग अलग टेम्परेचर पर वक्र कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसको देखिए आप। देखिए नाइट्रोजन गैस, देखिए नाइट्रोजन जो गैस होती है, नाइट्रोजन गैस का जो व्यवहार है, देखिए N2 गैस का व्यवहार। अब देखिए बायल नियम के अंदर हमने पढ़ा था दाब आयतन गुणनफल और दाब के मध्य वक्र। देखिए ये दाब है और ये दे रखा है दाब आयतन गुणनफल। ये कंडीशन में ड्रॉ कर रखी है इस तरीके से, ये आइडियल गैस, ये आइडियल गैस, ये आइडियल गैस और ये आइडियल गैस, ठीक है। माना कि ये T1 टेम्परेचर पर विचलन शो कर रही है, इसका टेम्परेचर क्या है T1, ये T2 टेम्परेचर शो कर रही है T2, ये T3 और ये देखिए T4। अब देखिए ये N2 गैस है, आपको पता है ये कौन सी गैसेज होती हैं, आइडियल गैसेज। जब टेम्परेचर निम्नतम है तब विचलन ज़्यादा है, लेकिन जब टेम्परेचर का मान हमने ज़्यादा कर दिया है तो यहाँ जो विचलन दिखाई दे रहा है आपको वो न्यूनतम दिखाई दे रहा है। अर्थात नाइट्रोजन जो गैस है, नाइट्रोजन जो गैस होती है वो उच्च ताप पर किसकी भांति कार्य करती है, आइडियल गैस की भांति कार्य करती है, ठीक है। तो देखिए यदि इस टेम्परेचर का यदि मैं बढ़ता हुआ क्रम लिखूं तो क्रम क्या आएगा, देखिए T1 लेस देन T2 लेस देन T3 लेस देन T4। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी जो गैस होती है उच्च ताप पर और निम्न दाब पर आइडियल गैसों की भांति कार्य करती हैं, ठीक है। कल मैं आपको गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन का मेन कारण बताऊंगा और जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करके बताऊंगा। थैंक यू।